हाय एवरीवन, टुडे वी आर सॉल्विंग फिलोसफी एंड लिटरेचर पैसेजेस। ये दो पैसेजेस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं फॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कंपेयर टू अदर पैसेजेस विच आर इकोनॉमिक्स, साइंस। वो फिर भी डुएबल है बिकॉज इस तरह की चीजें हमने अपने स्कूल में, ग्रेजुएशन में पढ़ी है। बट लिटरेचर और फिलोसफी स्पेशली इज समथिंग नाइदर आर वी इंटरेस्टेड और ना ही हमें इतना रीड करने मिलता है, इजंट इट? और ना अपने को लगता है कि इतना जरूरी है फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, right? For whatever reasons, and for that reason we, most of us, I mean, tend to not read such articles, जिसकी वजह से ये passages हमारे और all the more difficult हो जाते हैं. So philosophy and literature passage students वैसे of course genre wise difficult है, but when it comes to exam उस हिसाब से similar ही है. जो challenges हैं इसके solutions हैं, approaches है, वो काफी similar हैं दोनों के ही. कि एक तो भाई सबसे पहली बात है, ये जब हम read करते हैं तो काफी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, राइट? सो ओवरऑल फ्लो समझने में, स्टोरी समझने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है कंपेयर टू अदर काइंड ऑफ पैसेजेस. अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कुछ और चीजें भी ध्यान में रखनी है. सो आज हम पहले स्ट्रैटेजी सीखेंगे, पहले थोड़ी सी, कि जब भी आप फिलोसफी या लिटरेचर पैसेजेस स्पेशली कर रहे हो तो वाइल रीडिंग ईच एंड एवरी पैराग्राफ आप प्लीज फोकस करिए कि आप मेन आइडिया समझिए. मेन आइडिया मतलब व्हाट्स द टॉपिक, क्या मेन टॉपिक है, मोस्टली फर्स्ट पैराग्राफ में होगा. और उसके अलावा उस टॉपिक के बारे में कॉमनली क्या बात चल रही है. बहुत कुछ होगा, इट विल बी अ लेंथी पैसेज, बट कॉमन बात क्या है? कॉमन मतलब ऐसी कोई भी बात जो ऑलमोस्ट हर पैराग्राफ में हो. क्या हम ओवरऑल नेगेटिव चीजें बोल रहे हैं इस टॉपिक के बारे में, क्या हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज द सेंट्रल थीम, ओवरऑल स्टोरी और ओवरऑल I would say opinion, right? Opinion या information is going on that topic. That's what we have to understand. Philosophy और literature में almost every time, at least 99.9% times author का perspective होगा और वो भी last paragraph में होगा. And there are very high chances कि उसके author के perspective के ऊपर questions भी आएंगे कि which of the following author will agree with or author will not agree with, all those things. तो आप author का perspective definitely समझिए, especially from last paragraph, because questions definitely आते ही आते हैं, right? कभी भी आप last 3-4 years का exam question paper देख लीजिए. कुछ ideas ऐसे होते हैं काफी philosophical जो इतने हमें समझ नहीं आते हैं. तो what I say is कि ठीक है, आप उसको, अगर आपको उस टाइम पे वो लाइन समझ नहीं आ रही, एटलीस्ट आप ओवरऑल पैराग्राफ को समझ लीजिए. एंड इफ देयर इज अ क्वेश्चन देन यू कम बैक, read those 2 or 3 lines, see which of the option word wise, meaning wise जो भी मतलब मैच कर रहा है. क्योंकि इन पैसेजेस में काफी सारी ऐसी लाइंस होती है which is difficult to understand and relate. Exactly, right? Philosophy is also something we learn while we get, like, while we grow and while we get mature. तो जरूरी नहीं है जो चीज मुझे आज समझ नहीं आ रही कल भी नहीं आई, बट एग्जाम तो अभी अपना, isn't it? So उन सब लोकेशंस को आप 2 बार 3 बार पढ़ने से अच्छा आप रहने दो, आप ओवरऑल पैराग्राफ का मेन आइडिया समझ लो और आप आगे बढ़िए. इफ देयर इज अ क्वेश्चन यू कम बैक फॉर दोस 2 to 3 लाइंस एंड रीड. राइट? कुछ अगर ऐसे कुछ एनालॉजीज हैं, एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मेटाफोरिकल लैंग्वेज है, वहां से अगेन डेफिनेटली बहुत हाई चांसेस हैं क्वेश्चन आने के. मेटाफॉर्स, एनालॉजीज मतलब एक सिमिलर एग्जाम्पल दे दिया गया है, एक सिमिलर सिचुएशन दी गई है प्रैक्टिकल लाइफ की, टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, समथिंग लाइक दैट. सो अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आप यू रीड दैट लोकेशन केयरफुली, बिकॉज देयर आर वेरी हाई चांसेस यू आर गोइंग टू गेट क्वेश्चन फ्रॉम दैट लोकेशन, फ्रॉम दैट पैराग्राफ. whenever, this is something I always say actually, right? ये जो 5th पॉइंट है कि जब भी कोई कॉन्ट्रास्ट है, कंपैरिजन है, राइट ना, दो चीजों के बीच में, दिस इज बेटर दैन बी, या फिर फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रास्ट है कि ये तो है बट ऐसा भी है, right? Or A is doing this whereas B is doing that, something, right? But whereas दो कॉन्ट्रास्टिंग ऑपोजिट है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या फिर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है. अगर इस तरह के सेंटेंसेस हैं तो 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, राइट? कैट का पैटर्न ही ऐसा है. एंड देन ऑफ कोर्स आप जितना हो सके, ऑल्दो क्वेश्चंस विल बी इनडायरेक्ट, बट अगेन चारों ऑप्शंस में से भी विच एवर ऑप्शन इज मच मोर रेलिवेंट टू व्हाट यू हैव रेड, देयर विल बी नो वर्ड मैच, राइट? ये तो हमने सीख लिया कि वर्ड मैच जैसी कोई चीज नहीं होती है कैट में. इट्स ऑलवेज मीनिंग मैच, कि जो आपने जस्ट रीड किया है, मीनिंग मैच, जो आपने जस्ट रीड किया है उसी वही सेम चीज इन डिफरेंट वर्ड्स इज रिटन इन दी correct option. So that's what you have to see. Now let's get started with the very first passage, everyone, that is philosophy passage. I'll be giving you 2 minutes, right? Of course lengthy है, पर again I think ये ऐसा passage है जिसको 2 मिनट में हम रीड कर सकते हैं, राइट? सो I'll give you 2 minutes to read. आप रीड कीजिए and after that we will start solving this together.
Okay, done. Let me know when you're done reading. So ideally, if your question number one is primary purpose of the passage, you should come back to it after solving question number 2, 3, 4, because इसके लिए भी पूरे पैसेज का क्या प्राइमरी पर्पस आपको थोड़ा एक पैसेज का आइडिया होना चाहिए. सो अभी सॉल्व करना थोड़ा रिस्की है, बट हैविंग सेड दैट, प्राइमरी पर्पस के लिए आपको दो ही चीजें चाहिए होती है. फर्स्ट, एक ऑफकोर्स एक ओवरऑल आइडिया, ऑफकोर्स कोई दो लाइन पढ़ के नहीं हो जाता है, बट अगेन मोस्ट जो कौन से इंपॉर्टेंट लोकेशंस है फॉर प्राइमरी पर्पस, फर्स्ट लाइन एंड देन लास्ट पैराग्राफ के मे बी फर्स्ट एंड लास्ट लाइन, दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस. सो राइट, इन एन अनफिनिश्ड बट हाईली सजेस्टिव सीरीज ऑफ ऐसे, मतलब अनफिनिश्ड बट हाईली सजेस्टिव एसेज, मतलब नेगेटिव फिनिश नहीं किया अपने एसेज, बट काफी कुछ सजेस्ट, काफी कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं एसेज, राइट, इंफॉर्मेटिव है. द लेट सरा एसेंटाइन हैज फोकस अटेंशन टू दिस टॉपिक एंड एवरीथिंग. दिस इज द टॉपिक. तो बेसिकली दिस पर्सन्स ऐसे ऑन वर्किंग वुमेन्स वैल्यूज एंड एवरीथिंग, ये इस ऐसे पे जो कि फिनिश नहीं हुए बट काफी कुछ नॉलेज है. ठीक है. नाउ लास्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है? अनफॉर्चुनेटली समथिंग नेगेटिव. आइजेंटाइन अनफिनिश्ड स्टडी डज नॉट डेवलप these ideas in sufficient depth and detail. तो जो भी हम आइडियाज बोले है कुछ ना कुछ गिवन है, पर अगेन सब डेप्थ एंड डिटेल में नहीं. तो वही हम फर्स्ट टाइम बोले कि अनफिनिश्ड है, प्रॉपरली नहीं है, राइट. इनफैक्ट बस हिंट्स हैं थोड़ी बहुत. लास्ट लाइन क्या बोल रही है इस पैराग्राफ की? वाइल रेजिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉजिटिव, कि ऑफ कोर्स दिस बुक रेजेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, को अच्छी चीजें बता रहे हैं. द ऐसे डू नॉट प्रोवाइड definitive answer. Definitive answer, it remains for others to keep the challenge. Means if anybody else is writing essays on such topic, it's still a challenge which is there and people can take it up like that. So positive to negative again. So we are, what exactly are we are analyzing Sarah Eisenstein's essay कि हाँ informative है, कुछ important questions raise किए हैं, but detail में या properly सब कुछ cover नहीं किया है, right? That's what we are saying. So are we only criticizing? क्या हम सिर्फ नेगेटिव बोल रहे हैं? नहीं. क्या हम कोई मिसकंसेप्शन करेक्ट करें अबाउट फेमिनिस्ट थ्योरी? फेमिनिस्ट डेफिनेटली एक बीच में एक सब टॉपिक है, बट इट्स नॉट द मेन टॉपिक. द एसेज ऑफ सारा एसेंटाइन, दैट्स द मेन टॉपिक, इजंट इट? सो दिस इज समथिंग वी विल एलिमिनेट. इवैल्यूएट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव देखना, राइट. एनालाइज, इवैल्यूएट, एनालाइज सेम. सो आर वी एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एन अप्रोच टू वुमेन्स स्टडी? यस. सो सरा एसन की जो स्टडी है ऑन women's values and everything, उसको इवैल्यूएट, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देख रहे हैं, isn't it? So evaluate is a great word, students. Compared to sociological theories, which to social, mainly हम सरा एजेंटाइन के बारे में बात करें. इफ यू रीड दिस पैसेज लिटिल मोर, ऑफ कोर्स दैट 2 or 3 लाइंस ऑन लेस्ली टेंटलर, उसने भी क्या लिखा है, बट कंपेयर सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ में हो रहा है, वो भी जस्ट 2 लाइन, इट्स नॉट थ्रू आउट द फर्स्ट पैराग्राफ हो रहा है. तो दैट इज a very narrow topic that can't be the primary purpose of the whole passage, isn't it? Option C. Also, comparative language comparisons in primary purpose are almost every time wrong. जैसे ऑप्शन सी में आप बोल रही हूँ, वैसे भी कंपेयर या कंपैरिजन ऐसा कुछ भी होगा ना, वो 99.9% प्राइमरी पर्पस में गलत ही होगा. सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व इट, स्टूडेंट्स, राइट. कि हमें प्राइमरी पर्पस में पूरा आइडिया होना चाहिए, बट फर्स्ट एंड लास्ट लाइंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इन केस आप बहुत श्योर नहीं हो प्राइमरी पर्पस क्वेश्चन के लिए, आप खुद भी सॉल्व कर रहे हो, तो यू सॉल्व 2, 3, 4 नाउ एंड देन कम बैक टू फर्स्ट ऑन योर ओन वंस. या ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट इन आइजेंटाइन्स व्यूज वर्किंग वुमेन एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी had which of the following attitude towards the dominant ideology of their time? Working women at the turn of the century. So see, this particular class is a practice class, इसीलिए आई एम नॉट गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑन इन टर्म्स ऑफ पैसेज और एवरीथिंग. आप इसको सॉल्व कीजिए और फिर बताइए आपको क्या क्या चैलेंजेस है, राइट. आई होप आपको पैसेज में ये इतना पता चलेगा कि हम इस पर्सन के बारे एसेज को डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज रिटन इन दीज एसेज, दैट्स देयर, कि भाई उस टाइम पे, right, women were accepting some ideology of socialism, feminism, and they were not accepting the other ideology. फिर एक और पर्सन थी टेंटलर, जिसने लिखा है, इस पे दोनों का ऑपोजिंग व्यू है, right, on working women of those times. Then what is lacking in Sarah Eisenstein's essays or study, वापस हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं, right, like that. ठीक है. All right, I'll give you 2 minutes to solve this question.
Alrighty. So यहाँ पे inferred लिखा है. See, inferred is mentioned, but it's not that of an indirect question. Working women at the turn of the century had which of the following attitudes towards the dominant ideology? Dominant ideology is given of their time. वो कहाँ पे given? It is in the first paragraph, isn't it? डोमिनेंट आइडियोलॉजी मीन्स फेमिनिज्म, सोशलिज्म, यूनियनिज्म, राइट. यहाँ पे गिवन है सारी चीजें, राइट, इन दीज लाइंस. सो इसमें क्या था मतलब विमेन का? इफ वी रीड, Eisenstein argue the turn of the century women neither wholly accepted nor rejected what she calls the dominant ideology of domesticity, but rather took this and other away. ये जो ideology थी, बाकी ideology feminism ये सब modified, adapted them in light of their own experiences and needs. मतलब ऐसा ही था कि all female were like believing in feminism या all female believing in domesticity. मतलब इसका ये words का मतलब क्या है? Domestic होना मतलब for example अगर बोलती हूँ I want to be domestic, मुझे लगता है ऐसे ही रहना चाहिए घर पे, like you know women are nurturers, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, कुकिंग करना चाहिए ना, एवरीथिंग ऐसा भी हो. मैं एक तरफ में बोली कि नहीं ये सब नहीं करना चाहिए, हमको भी एजुकेशन मिली तो वी शुड ऑल्सो वर्क, राइट, इन वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए भाई, थोड़ा देश की इकोनॉमी बढ़ानी चाहिए, देश को डेवलप बनाना चाहिए, राइट. दोनों लड़के सबको बराबर से काम करना चाहिए, सबकी बराबर एजुकेशन है तो सब काम है, राइट, देश के लिए. वैसे भी हो सकता है लाइक दैट. सो डोमेस्टिसिटी मतलब आइडियोलॉजी की भाई कुछ लोग बिलीव करें कि घर पे ही रहे वुमेन. फेमिनिज्म मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, राइट, एज मैन, ऑल दीज थिंग्स. सो ऐसा नहीं कि एवरीबडी वॉज बिलीविंग, ऐसा भी नहीं था कि नो बडी वॉज बिलीविंग. हर कोई अपने हिसाब से इन आइडियोलॉजी से बिलीव कर रहा था, डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशन, नीड, क्या जरूरत है क्या नहीं है, लाइक जैसे आजकल है. सो ऑलराइट. सो बेसिकली इससे हम क्या बोलेंगे? दे एक्सेप्टेड सम बट नॉट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डोमिनेंट आइडियोलॉजी. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू से. सो दिस इज क्वाइट डायरेक्ट. इफ वी अंडरस्टैंड दिस दीज 2 to 3 लाइंस, then right, then हम definitely इसको process of elimination से solve कर सकते हैं. So this was definitely doable. Some questions might scare you, आपको डराएंगे, like ये देखो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, 4 लाइन्स का है. Inferred is written, तो इन्फर्ड पढ़ के अपने लोग ओहो दिस इज थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा इसको टाइम लगेगा, समझना पड़ेगा, बट ये इतना डिफिकल्ट नहीं. तो हर चीज को आप पहले ट्राई कीजिए, करके देखिए, और जब आपको आंसर आप श्योर हो कि हाँ ये तो आंसर है, ठीक है. फिर अगर नहीं श्योर हो तो ठीक है, आपको पता चला कि नहीं ये नहीं हो सकता. बट ये पैसेज को ओवरऑल मैं फिर भी क्यों बोलूंगी वन ऑफ द इजियर पैसेजेस स्टूडेंट्स, बिकॉज ओके, वन प्रॉब्लम विद दिस पैसेज इज इट्स अ philosophical passage. The passage language vocabulary is very hard. Most of the questions are inference based, but the good thing is unlike majority of the cat passages जो मतलब cat में आते हैं, एक या दो ऐसे पैसेजेस होते हैं लाइक दिस वन जहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस के लिए आपको एक पैराग्राफ या 2 to 3 लाइंस 4 लाइंस ही पढ़ने की जरूरत है, नॉट मोर देन दैट. सो देन दोज आर योर डूएबल पैसेजेस एंड दैट्स व्हाई दिस इज डेफिनेटली अ स्कोरिंग पैसेज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. All right. Question number 3. Which of the following best describes the organization of the first paragraph of the passage? So if you have not read first paragraph so far, I'll give you 2 minutes to read as well as solve this question. अगर आपने पढ़ लिया तो आप अपना आंसर बताइए चैट बॉक्स में. Question number 3. So let us divide first paragraph into 3 parts, from first line to, for example, say up till here, then in thus maintaining से लेके यहाँ, और फिर इन कॉन्ट्रास्ट से लेके एंड तक. मैंने क्यों रैंडमली ये 3 लोकेशंस लिए? बिकॉज टेंटलर एक पर्सन है, लेस्ली टेंटलर, उन्होंने भी कुछ बोला है तो वो मैंने सेपरेट लिया, और बाकी के पहले के और लास्ट 4 लाइन्स 4-5 लाइन्स आर ओनली ऑन सारा आइजेंटाइन. तो वो जो भी लिखा है हम देख लेंगे. सो इन एन अनफिनिश्ड बट हाईली सजेस्टिव ऐसे सारा आइजेंटाइन इज टॉकिंग अबाउट वर्किंग वुमेन एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, वर्ल्ड वॉर के अराउंड
के जो वर्किंग वुमेन थे उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, अबाउट किस तरह के आइडियोलॉजी वो एक्सेप्ट करते थे, किस तरह के आइडियोलॉजी वो नहीं मानते थे, ऑल दोज थिंग्स, राइट, लाइक दैट। इन दस मेंटेनिंग वेज वर्क हेल्प टू प्रोड्यूस अ न्यू कॉन्शियसनेस अमंग वुमेन। तो बेसिकली सारा आइजेंटीन ने ये बोला है कि वेज वर्क, जो वर्किंग वुमेन है, जो सैलरी कमा रहे हैं, उसमें एक कॉन्शियसनेस भी आई है, मतलब एक अपने बारे में ज्यादा जानते हैं, थोड़ी कॉन्फिडेंट है वुमेन, ऑल दोज थिंग्स। बट उस पर एक कॉन्ट्रोवर्शियल एक चैलेंज लेस्ली टेंटलर ने कुछ और बोल दिया, ऑपोजिट बोल दिया, दैट इज फॉर वुमेन द वर्क एक्सपीरियंस ओनली सर्व टू रीइंफोर्स द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द डोमिनेंट आइडियोलॉजी। मतलब इसका क्या मतलब है कि वर्क एक्सपीरियंस ओनली reinforce attractiveness of the dominant ideology। आगे समझा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू टेंटलर द डिग्रेडिंग कंडीशंस अंडर विच मेनी फीमेल अर्नर्स वर्क, मतलब जो ऑफिस के जहाँ पे वो काम कर रहे थे, फैक्ट्री में, ऑफिस में, वहाँ इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी, थोड़ी अच्छी वर्किंग कंडीशंस नहीं थी कि भाई 8 घंटे बोल के 10 घंटे काम कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन चल रही है ना, ऑल दोज थिंग्स। सो उसकी वजह से उनको फैमिली की वैल्यू और ज्यादा हो गया, फैमिली वॉज अ प्लेस जहाँ पे उनको एक सोर्स ऑफ पावर, एस्टीम या रिस्पेक्ट, ये सब चीजें जो कि नोवेयर एल्स इन द सोशल वर्ल्ड उनको नहीं मिलता था। ठीक है, आप जॉब कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, स्किल्स, पैसे कमा रहे हो, पर जॉब में रिस्पेक्ट वाइज या पावर एस्टीम वाइज सिचुएशन वुमेन की उतनी नहीं थी कि वो हायर पोजीशंस पे, वो सब चीजें नहीं थी। बट इन कॉन्ट्रास्ट के ऑपोजिट में लेस्ली बोल रही है, मतलब जॉब ठीक है कर रहे हैं, बट जॉब में इतना भी कुछ है नहीं, मतलब लाइक वैल्यू नहीं हो रही है। उसके ऑपोजिट में आइजेंटाइन इज सेइंग स्टडी कंसेस दैट वेज वर्क हैड, वो बोले कि नहीं, बट जो वेज वर्क है, सैलरी जो वुमेन है, उनके दूसरे इम्प्लीकेशन भी थे ऑन देयर आइडेंटिटीज एंड कॉन्शियस आपका थॉट प्रोसेस, राइट, लाइक दैट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली her work aims to demonstrate the wage work enabled women to become aware of themselves as a distinct social group capable of defining their collective self, as in कि जो भी women earn कर रहे थे उनके पास awareness थी कि वो एक distinct social group से, they are not like other women, उनकी एक identity है और उनके एक कलेक्टिव सर्कमस्टांस है, उसके बेसिस पर उनके पास कंपेयर टू अदर वुमेन डेफिनेटली मोर पावर है, भले ऑफिस में नहीं है बट वैसे है। सो आइजेंटाइन इंसिस्ट दैट एज अ ग्रुप वर्किंग क्लास वर नॉट एबल टू कम टू कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ दिस सिचुएशन अंटिल, पर उनको अपने बारे में सबको कैसे पता चला कि ठीक है, आई एम ऑल्सो वर्किंग वुमेन, यू आर ऑल्सो वर्किंग वुमेन, जब तक दे बिगेन एंटरिंग द लेबर फोर्स, तब तक उनको पता नहीं था कि हम मिलके भी हम बहुत सारी चीजें ग्रुप में करेंगे तो अपनी बात मानी जाएगी, हम डिमांड्स रख सकते हैं, ये कर सकते हैं ना, लाइक दैट। बिकॉज डोमेस्टिक वर्क में जब घर पे सब लेडीज काम करते तो एक दूसरे से अलग थी, सब बिजी थे अपने अपने घर, फैमिली, बच्चों में, तो एटलीस्ट बाहर निकल के उनको पता चला कि अच्छा वी हैव मोर पावर, मोर मनी बिकॉज वी अर्निंग, और हमारे जैसी और 8-10 वुमेन के ग्रुप बन जाएगा तो हम और पावरफुल हो जाएंगे, भले इंडिविजुअली वी आर नॉट पावरफुल एट आवर वर्क प्लेसेस। तो डेफिनेटली सारा आइजेंटाइन से कि भाई सैलरी जॉब से पावर तो मिली वुमेन को, ऑफ कोर्स ऑफिस में ऐसी थी पर ओवरऑल मिली है, तो दैट वाज गुड। बट लेस्ली टेंटलर इज सेइंग कि नहीं, उनको यही रियलाइज हुआ कि भाई फैमिली या घर पे ज्यादा अपनी पावर है, एस्टीम है, जॉब में नहीं है, लाइक दैट। सो दोनों ऑपोजिट ओपिनियन दे रहे हैं, बट ओवरऑल इसमें टॉपिक क्या चल रहा है फर्स्ट पैराग्राफ का, स्टिल सारा आइजेंटाइन बस एक दो लाइन में बोल रहे हैं बीच में कि क्या लेस्ली टेंटलर ने कुछ ऑपोजिट बोला है देन व्हाट सारा वाज सेइंग। ठीक है, सो कैन वी से स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, अ थ्योरी इज प्रेजेंटेड, पहले सारा की थ्योरी, सारा के एसेज है, एन ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट, लेस्ली का ऑल्टरनेटिव उसके अलावा ऑपोजिट व्यू पॉइंट, तो पहले फिर लेस्ली का हमने पॉइंट दिया गया है, एंड देन द रीजनिंग बिहाइंड द इनिशियल जो पहले थे सरा की थ्योरी थी फर्स्ट फ्यू लाइंस में, उसके बाद में रीजनिंग कि वो क्यों ऐसा बोल रही है, कि क्यों भाई जब लेस्ली बोल रही है भाई कुछ इतनी एस्टीम या पावर नहीं थी, तो ये बोल रही कि एस्टीम एंड पावर थी, ऐसी बात नहीं है, बट देन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब वो मिल के थे तब पावर थी, वो उनको तभी पता बाहर निकले, मैं बाहर निकल रही हूँ, जॉब पे जा रही हूँ, मेरी कोई एक और फ्रेंड आ रही है, हम और भी कहीं से लेडीज आ रही हैं, सो एवरीबडी विल नो कि ओके ऑल ऑफ अस आर अर्निंग एंड एवरीथिंग, पर घर पे ही सब बिजी है, राइट, अपने अपने फैमिली के साथ, विमेन विल नेवर मीट एंड दे विल नॉट नो देयर कलेक्टिव पावर, लाइक दैट। सो जॉब करने के अपने जो भी दूसरे फायदे, दैट्स व्हाट नो लाइक सरा इज सेइंग। सम रीजनिंग दे रहे हैं लास्ट फ्यू लाइंस में, सो सी इज द करेक्ट आंसर, इजंट इट। सो ये एटलीस्ट 3 क्वेश्चन सो फार जो अभी हमने देखे, ये किसी पूरे पैसेज की जरूरत नहीं थी। इवन फॉर क्वेश्चन नंबर 3 यू जस्ट नीडेड द स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ, और जब भी लेंथी पैराग्राफ है आप उसको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, देख लो ओवरऑल राइट कैसे, जैसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो सरा एजेंटिन क्या बोल रही है, उसके ऑपोजिट में लेस्ली टेंटलर क्या बोल रही है, और वापस सरा एजेंटिन उस टॉपिक पे क्या बोल रही है, राइट, कि अबाउट एस्टीम, रिस्पेक्ट, पावर एंड एवरीथिंग, उसके बारे में, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, दोनों को ऑपोजिट, इजंट इट।
ठीक है. Question number 4. Which of the following would the author of the passage be most likely to approve as a continuation of Eisenstein's study? तो continuation मतलब कि अभी तक तो आइजेंटाइन ने ये सब लिखा है, बट और कौन. सो आप आई थिंक लास्ट फ्यू लाइन्स पढ़ोगे तो यू विल हैव अ बेटर आइडिया फॉर दिस क्वेश्चन. आई विल गिव यू सम टाइम टू सॉल्व इट. ठीक है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डिड आई आस्क यू टू रीड लास्ट पैराग्राफ? जब भी कंटिन्यूएशन ऑफ द मेन टॉपिक पूछते, मेन टॉपिक तो सब कुछ इधर लिखा, तो आप हमेशा लास्ट पैराग्राफ पढ़ो और फिर उसमें क्या क्या नहीं गिवन है, क्या पॉसिबिलिटी है, दैट्स व्हाट यू हैव टू रीड. सो ये तो वी आर जस्ट सेइंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन कि अनफिनिश्ड एसेज हैं, अनफिनिश्ड स्टडी है, इट लैक्स does not develop some ideas in depth and everything. That's so that we are saying. Now we are saying कि about who she was writing. Eisenstein किसके बारे में लिख रहे. तो basically it's about working women around 19th century, around क्या बोलते हैं, turn of the century, first world war के बाद उनके working women के बारे में, right, like that. So author last time बोला कि there is less than adequate attention given to differing values of immigrant groups. जो बाहर से जो women आई थी उनके बारे में तो और भी कम information है. So while raising important information questions, Eisenstein's essays do not provide definitive answer to what their situation was towards job, what their attitudes were towards job, राइट. उनको जॉब अच्छा भी लग रहा था करने में कि नहीं लग रहा था. एंड रिमेन्स फॉर अदर्स, मतलब कोई अदर्स मतलब कोई अगर और ऐसे लिखता है ऑन वर्किंग वुमेन तो दे कैन टेक अप द चैलेंज इट ऑफर, दे ऑफर एज इन कि भाई इस चीज में और हमें डिटेल डेफिनेटली चाहिए जो सारा आइजेंस्टाइन ने कंप्लीटली नहीं लिखी है, लाइक दैट. सो व्हाट डू यू थिंक, डू वी नीड एन ओरल हिस्ट्री, मतलब इंटरव्यूज, उस टाइम के लेडीज के जो वुमेन लेबर ऑर्गेनाइजर्स होते थे उनके इंटरव्यूज. ऑर्गेनाइजर के इंटरव्यू लेने से अच्छा जो वुमेन वर्किंग वुमेन उनके इंटरव्यू ले लो, बेटर आइडिया मिलेगा. उनको क्या लगता है, विल जस्ट नो क्लियरली, वी डोंट इवन नीड टू रीड सारा आइजेंस्टाइन एसेज. सो ऑर्गेनाइजर्स तो नहीं, राइट. एनालिसिस ऑफ लेटर्स एंड डायरीज रिटन बाय टिपिकल फीमेल वेज अर्नर एट द टर्न. हाँ, अगर कोई फीमेल वेज अर्नर है उसका आप लेटर डायरीज अगर पढ़ोगे तो उनको कैसा लग रहा है, उनको घर पे ज्यादा पसंद है, बाहर जॉब करना ज्यादा पसंद है, व्हाट इज इट, we will know a better idea. So B is a great option. An assessment of what different social and political groups defined as the political groups क्या थे, क्या define करे थे, it's absolutely irrelevant. We are not even talking once in this passage about that. A theoretical study of how socialism and feminism influenced one another at the it didn't influence at all. क्लियरली लिखा है इन द 5th लाइन, जिसको जितना उसमें बिलीव करना था, फेमिनिज्म, सोशलिज्म, लाइक यू नो डोमेस्टिसिटी, यूनियनिज्म में, वो किसको यूनियन का पार्ट बनना है तो बन रहे हैं, जिसको नहीं बनना वो नहीं बन रहे, जिसको फेमिनिज्म राइट के उसमें पार्टिसिपेट करना है वो कर रहे थे, जिसको डोमेस्टिक रहना है, घर पे रहना है वो घर पे रह रहे थे, काम कर रहे थे, जिसको बाहर जॉब करनी है वो बाहर जॉब कर रहे थे, लाइक दैट. सो ऐसा नहीं था कि इट इन्फ्लुएंस्ड एनीवन, पीपल वर, क्लियर लिखा है कि women neither wholly accepted nor rejected, राइट. सबने अपने नीड और अपनी सिचुएशन, एक्सपीरियंस और अपने नीड के हिसाब से चीजों को एक्सेप्ट किया, राइट. क्लियरली रिटन इन द फर्स्ट फ्यू लाइन्स. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सो आई होप आपने ये समझा. इन दिस पर्टिकुलर पैसेज हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं. दूर से देखने पे थोड़ा पैसेज, व्हेन यू सी फ्रॉम फार, दिस पैसेज लुक्स स्लाइटली डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ the language of the passage as well as the language of the questions, बट हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन पे जब जाते हैं तो चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं होती. मतलब मैं 2 से 3 मिनट तक आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैसेज, राइट. आफ्टर मुझे कुछ समझ आएगा, कुछ नहीं समझ आएगा, आफ्टर दैट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. जब प्रोसेस ऑप्शंस, जब क्वेश्चन पढ़ के आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करोगे तो ऑप्शन इतने क्लोज नहीं है कि बहुत कंफ्यूजन, isn't it?
उसमें आप एक ऑप्शन क्लियरली चूज करोगे, एवरी ऑप्शन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एटलीस्ट इन दिस केस। सो मोस्ट क्या ऑल आप कोई भी लास्ट 4 इयर्स का 5 इयर्स का कैट का क्वेश्चन पेपर देखिए, फिलोसफी और लिटरेचर में आपको क्लियर बोल रही हूँ मैं, दिस हैपेंस एवरी टाइम। दे मे बी डिफिकल्ट पैसेजेस इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट से क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी होते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज ये पता ही है सबको कि फिलोसफी और जो लिटरेचर है या हिस्ट्री फॉर दैट मैटर जनरली स्टूडेंट्स इतना रीड नहीं करते ना। आई एम नॉट सेइंग दे आर मेकिंग थिंग्स इजियर फॉर यू बिकॉज आप रीड करते, कैट वालों को दया आ गई और हम पे बड़ा लाइक नो इजी दे दे रहे, नहीं। द पॉइंट इज कि दे जस्ट वांट यू टू रीड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट इकोनॉमिक्स, डेटा बेस्ड पैसेजेस, साइंस बेस्ड पैसेजेस के डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जस्ट चेकिंग कि आप एज अ मैनेजर काम अच्छे से कर पाओ कि नहीं कर पाओगे। कुछ भी आपको देंगे केस फाइल, उसको जल्दी समझ पाओ कि नहीं पाओगे। तो भाई आप किसी फार्मा कंपनी के मैनेजर हो, आप किसी भी कंपनी के बिजनेस साइड देख रहे हो, तो आपको ये ज्यादा आना चाहिए, इजंट इट, रादर देन बाकी भी ऑफकोर्स ओवरऑल इंग्लिश और लैंग्वेज आनी चाहिए, पर रादर हिस्ट्री या लिटरेचर में थोड़ा कम समझ है, ठीक है, तो दे जस्ट वांट यू टू इवन अंडरस्टैंड दैट। पर उसके आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखो उसके क्वेश्चंस आप में आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है अगर आपको एक ओवरऑल लैंग्वेज समझ आ गई, इजंट इट। सो हर क्वेश्चन का, हर पैसेज का एक इंटेंशन होता है। कैट वाले ऐसे ही कुछ भी नहीं दे रहे हैं क्वेश्चन पेपर में कि भाई हार्ड से हार्ड और दे दो, नहीं। दे हैव एन इंटेंशन, दे आर लुकिंग फॉर सर्टेन स्किल्स एंड पर्सनैलिटीज, और अगर आप उस तरह से तैयारी करोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट थिंग्स। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू स्टूडेंट्स, बिकॉज अभी तो हम लास्ट फ्यू डेज से वी आर जस्ट सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सर यही चल रहा है मतलब। एंड बेसिकली व्हेन यू आर इन 20s यू वांट टू सी न्यू थिंग्स, कुछ न्यू स्ट्रैटेजी, कुछ समथिंग, ऑफ कोर्स लाइक हमेशा ये तो कुछ और पता चल जाए, और हम जनरली बहुत ही रूटीन में चल रहे हैं, बिकॉज लास्ट फ्यू डेज आर रिमेनिंग। एंड जस्ट ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग इन लाइफ, दैट विनर्स और अचीवर्स आर बोर्न आउट ऑफ रूटीन, नॉट आउट ऑफ एक्साइटमेंट, कि आज हमने एक्साइटिंग चीज की, कल हमने ये चीज की, नहीं। फ्यू थिंग्स गेट रूटीन डेली का हो जाता है, बट जो रियल अचीवमेंट्स होते हैं वो रूटीन से ही निकल के आते हैं, राइट। वो एक्साइटमेंट या कुछ नए से, नॉवेल्टी से नहीं निकल के आते हैं। सो इसीलिए लास्ट 30 डेज में आपको वही सेम चीज ग्राइंड करना बहुत जरूरी है। आई ऑलवेज कीप सेइंग आई मीन दिस, बट दिस इज नेसेसरी। Okay, now question number 1 for the next passage. This is lengthier than the last one, so I'll give you more time to read it. Yeah, I'll just give you 2 to 3 minutes. I think 3 minutes should be enough, and then we will start solving it. Even in this, if you see question number 1, एक certain location से question पढ़ के पता चल रहा है कि अरे किसी पैराग्राफ से। अब पैराग्राफ हो सकता है पैसेज आपको डिफिकल्ट लगे, टाइम लगे समझने में, पर पहला क्वेश्चन डुएबल है बिकॉज एक लाइन से है, राइट। आपको 2-3 लाइन पढ़नी है, 2 बार पढ़ोगे, पहली बार समझ नहीं आएगा लोकेशन, आंसर सही आ सकता है, राइट। इधर में भी अगर आप देखो टू वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। चलो एक ये है जो थोड़ा टाइम लेगा, बट ये वाला देखो, वी होल्ड आवर बिलीव्स, यहाँ पे भी एक लाइन दी गई है जिसका आपको मीनिंग समझना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देखते हैं। द ऑथर डिस्कसेस ऑल ऑफ, ये आप इजी कर लोगे और आपने 1 2 3 किया, राइट। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि ये भी सारे ऑप्शंस एक पर्टिकुलर पैराग्राफ या लोकेशन से लिए गए हैं, राइट, लाइक दैट। सो आई विल कम बैक टू अदर पैसेजेस, बट या, राइट। आप मोस्टली देखना आपके जो क्वेश्चंस है, समटाइम्स लोकेशन इज गिवन, समटाइम्स नॉट, बट ऑप्शंस देख के या क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाए कि आई डोंट हैव टू अंडरस्टैंड द होल पैसेज, आई हैव टू जस्ट फोकस ऑन अ पैराग्राफ टू आंसर द क्वेश्चन, राइट। सो ये समझ लो जितना समझ में आता है, बट डोंट वरी, दीज क्वेश्चंस आल्सो यू कैन सॉल्व, राइट, विद इन 2 to 3 minutes, राइट, बिकॉज कम रीड करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं।
Okay, all right. A quick summary of this passage I'll give you. We are talking about the understanding of knowledge कि मुझे किसी चीज की knowledge है. Before we start with this passage, I'll just tell you what this passage is trying to say. मतलब मुझे कुछ भी पता है. For example, अगर मुझे feverish feel हो रहा है तो मुझे medicine खानी चाहिए, right? Like that. तो अब इस पे आर्ग्यूमेंट हो, हर चीज पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है, क्यों मेडिसिन खानी चाहिए, किसने बोला? तो मैं बोलूंगी यार सब खाते हैं दुनिया में जब बुखार आता है. आई ऑल्सो वांट टू ईट, आई ऑल्सो वांट टू हैव मेडिसिन. तो लोग बोलेंगे अच्छा बिकॉज दुनिया कर रही है इसलिए आप कर रहे हो. हाउ डज दैट मेक इट राइट? तो दुनिया कुएं में जाएगी तो आप भी कुएं में जाओ. हर चीज का आर्ग्यूमेंट हो सकता है. सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि इट हैज बीन सेड दैट नॉलेज और द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज इज द स्कैंडल ऑफ फिलोसफी. वहीं पे है कि मुझे नॉलेज के बारे में जो भी पता है हर चीज में उसका कुछ ऑपोजिट, हर चीज में उसका एक आर्ग्यूमेंट तैयार है, यू नो, लाइक दैट. सो all right, so what we are saying it is it, तो हमने कि फिर पॉसिबल है कोई भी चीज की नॉलेज, बिकॉज हर चीज में तो आर्ग्यूमेंट है. तो इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन नॉलेज एट ऑल? This problem is pressing because there are powerful arguments, some very ancient, for the conclusion that it is not. Right? कुछ argument कि नहीं, आप किसी भी चीज में आपको परफेक्ट पूरी नॉलेज पॉसिबल ही नहीं है. यू पीपल विल ऑलवेज बी सूडो इंटेलेक्चुअल्स. मतलब मुझे 50% पता होगा, आपको 40% पता है, तो मैं अपनी होशियारी दिखाऊंगी, स्मार्टनेस के, अरे आई नो मोर. नो, बट ऐसा नहीं है. किसी को भी 100% किसी बारे में कुछ नहीं पता है. राइट? स्केप्टिसिज्म इज द स्केलेटन इन वेस्टर्न रैशनलिज्म क्लॉजेट. मतलब वेस्टर्न में जो इस नॉलेज है, इस फिलॉसफी पे जो भी ओपिनियन है, वो डाउट नेगेटिव ही है कि किसी को कुछ पता नहीं अबाउट एनीथिंग. व्हाइल इट इज नॉट क्लियर दैट द स्कैंडल मैटर्स टू एनीवन बट फिलोसफर. देन पॉइंट इज कि ठीक है, फिलोसफर्स जो है भाई ग्रेट पीपल है, उनको ये मैटर करता है. हमको भी जितना पता है, कैट में क्या आता है बता दो कि हमारा एक 90-95 मैम परसेंटाइल है, बाकी हमें कोई मतलब नहीं, लाइक दैट. बट फिलोसफर नहीं, इट शुड मैटर टू एवरीवन. सबको सब पता होना चाहिए, नो, एटलीस्ट गिवन अ सर्टेन कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज, राइट? लाइक दैट मीन्स क्या पता होना चाहिए, कैसे पता करें? नाउ यू ओनली आर सेइंग कि पॉसिबल ही नहीं है. फॉर दे एक्सप्लेन अनलेस वी कैन ग्राउंड आवर क्लेम्स टू नॉलेज. मतलब जो भी हमारे क्लेम है, हमारा थॉट प्रोसेस है, वट एवर वी थिंक कि ये राइट इन्फॉर्मेशन है, उसको हम ग्राउंड कर सकते हैं. पहली बात, बेस ग्राउंड कर सकते हैं, तो उसके रीजंस फाइंड कर सकते हैं कि भाई मेडिसिन लेना चाहिए बिकॉज मेडिसिन में इस तरह केमिकल्स होते हैं, इट गोज इनटू आवर बॉडी, इट डज दीज थिंग्स, और वो हम बीमारी से जल्दी ठीक होते हैं. बीमारी से जल्दी ठीक होंगे तो लॉन्ग टर्म बीमारी, कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी. देर लगाएंगे तो कोई दूसरा हो सकता है, नो, ये होगी रीजनिंग. दुनिया भी यही कर रही है इसलिए हम भी कर रहे हैं, इज नॉट अ रीजन. तो बोले एक तो पहले रीजन दो और उसको सेपरेट करो. जो भी आपकी नॉलेज है उसको सेपरेट करो फ्रॉम अ प्रिज्यूम्ड नॉलेज. प्रिज्यूम्ड नॉलेज मतलब बचपन से जो हमने चीज सीखी है, फ्रॉम सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स, एक्सपीरियंसेस. जरूरी नहीं कि उसमें से एवरीथिंग विल बी राइट, इजंट इट? या बोर्डिंग एन एरोप्लेन फॉर एग्जाम्पल कि भाई कहीं जाए, या सोलोइंग अ पिल, फाइंडिंग समवन गिल्टी ऑफ क्राइम कि अच्छा कोई चोरी कर रहा है तो उसको जेल भेजो. क्या पता किसी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया हो, तो भाई बेचारा थोड़ा तो खाना चोरी करेगा. तो क्या हर कोई क्रिमिनल नहीं हो गया इस चीज में, राइट? तो हर चीज जो आपने सीखी है, सुनी है, दूसरे कर रहे हो तब भी आप, इसलिए आप भी कर रहे हो, जरूरी नहीं है वो सही हो. विल बी इरेशनल जस्ट, तो वो जस्टिफाइबल नहीं है जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग, या आपको पहले से किसी ने बोला है, राइट? जरूरी नहीं दैट्स राइट. यू हैव टू हैव गुड रीजनिंग फॉर वट एवर यू नो. All right. Second paragraph states that is all quite serious sounding, but also are the rattlings of the skeleton. मतलब ये बहुत serious sounding भाई फंडा है कि ओ मतलब मुझे जो पता है मुझे वो नहीं पता है, और मुझे समझ, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एंड वेरी लाइक दिस. पर the skeptic's contention that we cannot be sure that we know anything, at least not if we think of knowledge as something like having a correct mental representation of reality, and not if we think of reality as something like things as they are in themselves. मतलब independent of our perceptions, ideas and descriptions. As in right now I am explaining you this passage, you are listening, आपने ये passage read कर लिया, पर जरूरी नहीं मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस पैसेज की और आपकी जो है एग्जैक्ट सेम. देयर विल बी सम डिफरेंसेस. मुझे हो सकता है लास्ट पैराग्राफ थोड़ा कम समझ आए, आपको ज्यादा समझ आए. मुझे सेकंड पैराग्राफ थोड़ा ज्यादा समझ आए, आपको कम समझ आए. Isn't it? I might misunderstand first line of the passage. You have understood that correctly. कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस डेफिनेटली रहेगा, राइट? सो वी आर सेइंग वी नीड टू, सो मेरा जो भी डिस्क्रिप्शन है, परसेप्शन, आइडिया अबाउट एनीथिंग,
उससे हटा के मुझे चीजों को देखना पड़ेगा। लाइक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स हमेशा डेंजरस होते हैं, नॉट ऑलवेज, राइट। हम सर्कस जाते हैं, लायन टाइगर को देखते हैं, किसको अटैक करते हैं? मोस्टली तो ऐसा कभी अटैक के नहीं होते रीजन, इजंट इट? तो हमें हर चीज को इंडिपेंडेंट ऑफ आवर आइडिया परसेप्शन देखना पड़ेगा, अदरवाइज वी डोंट नो एनीथिंग एक्चुअली में। All right, right. So, does the skeptic may repeat, "You cannot be sure you know something or anything at all. At least not." He may add something, something. वो सारी चीजें बोले कि हमें जो भी पता है, दिस बीच की लाइन बोल रही है बेसिकली हमें जो भी पता है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही हमें समझ आता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सी यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि glimpse in themselves around the corner of our own eyes. We cannot form an idea of reality. Can मतलब हमारा जो एक बबल है। फॉर एग्जाम्पल, इस सेम पैसेज मैं एक 5th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ, राइट, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हॉरिबल। उसको नहीं समझ आएगा, उसके लिए भाई ये व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, व्हाट इज दिस लैंग्वेज, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ इंग्लिश, मेरे स्कूल में तो नहीं पढ़ाते हैं, क्या चल रहा है, ये क्यों, व्हाई एम आई स्टडीइंग, इजंट इट? सो इस पैसेज को समझने के लिए भी अ पर्सन हैज टू हैव सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी, सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन, थोड़ा इंग्लिश का, तो एडवांस्ड इंग्लिश की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग। तो ये सबको, हर किसी के लिए नहीं है, इजंट इट? इवन कैट एग्जाम फॉर दैट मैटर। इसीलिए भाई ये है तो जस्ट जनरल इंग्लिश, मतलब इंग्लिश पैसेज तो स्कूल में भी आते थे, पर व्हाई इट इज कंडक्टेड ओनली आफ्टर यू डू ए ग्रेजुएशन। ग्रेजुएट्स के लिए क्यों है, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम क्यों नहीं है? बिकॉज लैंग्वेज क्वेश्चंस आर लाइक दैट। दिस इज नॉट लाइक ओवरऑल द थिंग फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, राइट, स्पेशली जो रीड नहीं करते, जो करते हैं शायद उनके लिए फिर भी थोड़ा बहुत possible हो, maybe, right, like that. So there are, okay, so basically in second paragraph we are saying कि हम जो भी समझते हैं अपनी बहुत narrow understanding के basis पे समझते हैं। even though somebody is saying 100, किसी के पास knowledge है 100 की, पर मैंने वो चीजें experience नहीं की उस knowledgeable person जितनी, तो मुझे उसका 50% ही समझ आएगा, भले वो person अपना best मुझे समझा रहा है, like that. So there are number of ways to, अभी कैसे handle situation करें, कैसे मुझे पता चले कि मेरे को पूरी knowledge है किसी के बारे, किसी चीज के बारे में, मुझे सब कुछ right समझ आया है, how do I know that? So this is the, so first of all सबसे common चीज है कि लोग इग्नोर, लोग ध्यान ही देते हैं, ठीक है, नहीं पता ना, हमको नहीं पता, राइट, हमको जानना भी नहीं ज्यादा, लाइक इंग्लिश में बोलेंगे मैं, हमको तो वोकल फैकल्टी बनना नहीं, हमको सिर्फ कैट क्लियर करना है, उसके लिए जो जो जरूरी है वो कर लेंगे, ठीक है, सही बात है। Most people outside the academy and indeed most of us inside it are unaware or unperturbed by the philosophical scandal. अब ज्यादातर लोग को पता ही नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ऑफ दिस, नहीं पता तो नहीं पता, मतलब बोल ही दिया है फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में कि वी कैन नॉट नो एवरीथिंग, हमारी नॉलेज ढंग से पूरी है ही नहीं, राइट, वी डोंट हैव फुल नॉलेज ऑफ एनीथिंग। तो फाइन देन, what can we do? We hold our beliefs and presumptive knowledges more or less confidently, usually depending on, पर हमारी जो भी knowledge है हम कैसे कैसे मैंने acquire किया as in if I've seen it with my own eyes I'll believe it more than I've heard मतलब शायद सही शायद wrong, right? A guy at the office told me, maybe, how broadly, ऊपर से how broadly and strenuously they seem to be shared or endorsed by various relevant people. अभी ये same चीज अगर आपको मिस्टर बीस्ट बोलेगा, राइट, ही हैज मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, सो यू विल बिलीव मोर। मैं बोल रही हूँ, भले उसने कभी लाइफ में वर्बल नहीं पढ़ाया हो, जस्ट यू नो फॉर द जोक, बट देन यू अगेन ये भी होता है कि भाई कितना ब्रॉडली, कितना ज्यादा किसने, किस तरह के रेलिवेंट पर्सन ने बोला एंड एवरीथिंग, तो दैट ऑल्सो हैपेंस, राइट। एक्सपर्ट या अथॉरिटीज ने उस चीज के बारे में बोला है तो आपको लगा हाँ सही है, राइट। फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, कॉलीग्स, कहाँ से चीज आ रही है, राइट, इन्फॉर्मेशन, दैट्स हाउ यू बिलीव समथिंग। सो एंड वी एग्जामिन आवर कन्विक्शंस मोर और लेस क्लोजली, एक्सप्लेन देम मोर और लेस एक्सटेंसिवली, ऑल दीज थिंग्स, राइट। हम जो भी चीजें समझाते हैं वो भी इस बेसिस समझाते हैं। मैं सुना होगा तो यार मैंने सुना, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट स्टूडेंट दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ कैट एग्जाम। कुछ चेंजेस तो हैं, ये मैंने सुना है, बट फिर भी मैं डिस्क्लेमर दूंगी, मुझे पक्का नहीं पता, आई हैव जस्ट हर्ड, पर मैंने क्लियरली IIM की वेबसाइट पे पढ़ा, तो लोग यार ये होना ही है, पक्की बात है, आज से तैयारी शुरू कर दो, ये चेंजेस है, isn't it like that? So yeah, last line, let's read. What resources are available for reassuring ourselves and making our beliefs credible to others? Look, it's right, ठीक है। एंड आई हैपन टू बी अ हार्ट स्पेशलिस्ट, मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ और ये आपके लिए सही है, ये सब जो बुक मैंने लिखी है एवरीथिंग, तो आपको लगेगा हाँ, लेकिन अभी हार्ट स्पेशलिस्ट बोल रहा है अबाउट हार्ट, तो डॉक्टर बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, who can argue with a doctor at least, right? Like that. So let us now solve the question. This is the direct question, students, because from a certain line. कहाँ से है जल्दी बताओ मुझे चैट बॉक्स में देके। For this question, where should I read?
या ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ, राइट, ऑलराइट, सॉरी. We cannot catch a glimpse of things in themselves around the corner of our own eyes. We cannot form an idea of reality that floats above the process of our conceiving it. Right? हाँ, यही lines है. So इसको अभी हमने समझा था, but let's just read it again. Right? Exam में एक बार just give one more minute and then solve it. So for the skeptic, will skeptic mean the person who doubts everything. हर चीज में शक है. आप कुछ ही बोलो उसका आर्ग्यूमेंट रेडी है, बट ऐसा है, आप बोलो मुझे भूख लग रही है, बट हाउ डू यू नो, मे बी थर्स्टी, थोड़ा पानी पी के देख लो, क्या पता भूख ना लगे. आप लोग अरे आई एम बोर्ड, आई एम टायर्ड, आप वो बोलेगा कि देयर समथिंग इन आर्ग्यूमेंट कि भाई कि क्या पता यू आर फीलिंग सिक, यू आर नॉट एक्चुअली लाइक नो लाइक बोर्ड और समथिंग, आप बीमार हो इसलिए आपको ऐसा फील हो, एनीथिंग. तो सिंस रियलिटी अंडर द कॉन्सेप्शन ऑफ इट इज आउटसाइड आर कैन, जो भी रियलिटी है किसी भी चीज की, वो हमारे बबल जो भी हमारा समझ है उसके बाहर है. सो वी कैन नॉट कैच अ ग्लिम्स ऑफ थिंग्स इन देमसेल्व्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ आवर ओन है. तो जस्ट बिकॉज मैंने देख लिया ये चल रहा है, मुझे नहीं समझ आएगी चीजें, आई थिंक आई अंडरस्टैंड, पर रियलिटी में ऐसा नहीं. ऑथर सेज कि रियलिटी में हमको चीजें थोड़ा 1% पता चलता है जब हम कुछ चीज देखते हैं, हमें एक्चुअली 100% रियलिटी पता ही नहीं चलती किसी चीज की. वी कैन नॉट फॉर्म एन आइडिया ऑफ रियलिटी दैट फ्लोट्स अबव द प्रोसेसेस ऑफ अर कंसीविंग इट. तब जो द वे आई अंडरस्टैंड समथिंग, मे बी मेरे पास उतनी मैच्योरिटी, उतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कुछ चीज समझने की, मुझे लग रहा है मुझे समझ आ रहा है, बट एक्चुअल में फैक्ट इज कि मुझे नहीं समझ आया, मुझे गलत समझ आया वो चीज, राइट. सो हमारी क्या मेंटल रिप्रेजेंटेशन है उस टाइम पे, हम किस मेंटल स्टेट में, कितनी मैच्योरिटी में, स्कूल में हूँ मैं, 5th स्टैंडर्ड में हूँ, 10th में हूँ, राइट, 15 ईयर्स की हूँ, 25 30, अकॉर्डिंगली आई अंडरस्टैंड थिंग्स. सामने बहुत नॉलेज है, बट मेरे को क्या समझ आया क्या नहीं, डिपेंड्स ऑन मी एज वेल, like that. So which of the following statements best reflects the argument being made in this sentence? Yes everyone, batao. Okay, if the reality of things is independent of our perception, जो भी चीज की रियलिटी अगर वो हमारे परसेप्शन से इंडिपेंडेंट है, मतलब मैं जैसे चीजों को समझती हूँ उसके अलावा की है, तो मुझे वो चीज नहीं समझ आएगी, मैं रियलिटी को नहीं समझ पाऊंगी उस चीज की, राइट, लाइक दैट. सो यस, ये तो हमने रीड किया, जस्ट कीप इट. इफ द रियलिटी ऑफ थिंग्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ आवर आई साइट, आई साइट की एग्जैक्टली बात नहीं कर रहे हैं. आई साइट इज इन ओन आइज, एज इन उनका मतलब है कि आप भली चीजों को समझ लो, देख लो. मैंने रीड की है, मैंने एक फिलोसफी की नॉवल फॉर एग्जाम्पल, बट जस्ट बिकॉज आई हैव रेड doesn't mean I've really understood everything 100% of it. मुझे कुछ नहीं समझ आया, गलत समझ आया, 50% समझ आया, राइट. वही वो बोल रहे, वो आपको अपने हिसाब से, अपने मेंटल रिप्रेजेंटेशन, अपने लेवल पे, अपने आपको कितनी फिलोसफी समझ आती है उस पर आप यू विल अंडरस्टैंड दैट बुक. सो इट्स नॉट लिटरली अबाउट आई साइट. Our knowledge of reality floats above our subjective perception of it. ये डेफिनेटली सही है होगा, पर यहाँ पे ये नहीं बोला, ये बोला कि हम जो भी चीज देखते हैं उसका हमें एक थोड़ा सा ही पॉइंट, टिप ऑफ द आइसबर्ग समझ आता है, नॉट एवरीथिंग, राइट. सो सब्जेक्टिव पर्सनल ओपिनियन, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, रियलिटी क्या है, दो अलग चीजें होती हैं. अलग पैराग्राफ में लिखा है बट नॉट हियर, सो नॉट सी. Our knowledge of reality cannot be merged with our process of conceiving it. It's not like cannot be merged कि हमें merge करना है. It's just that we cannot form the idea of reality of anything, right, anything, right, जो skeptics है, because हमें एक अपने level पे चीजें समझ आती है, that's what, right, it says. So ऐसा C और D is basically out of scope, you have to choose option A. Fine. Question number 2, everyone. The author of the passage is most likely to support which one of the following statements? All right. देखिए passage, I'll give you some time to solve this.
All right, let's read options. The confidence with which we maintain something to be true is usually independent of the source of the alleged truth. नहीं, not really. जो सोर्स होता है, कहाँ से मेरे को वो इंफॉर्मेशन मिली है, लास्ट फ्यू पैराग्राफ में लिखा ही है कि डिपेंडिंग ऑन what the source, how we acquired them, isn't it? उस पे मुझे किसी चीज पे ज्यादा या कम बिलीव होता है. इट्स डिपेंडेंट ऑफ, नॉट इंडिपेंडेंट. की कोई चीज ट्रू मुझे ज्यादा लगती है, फिर सोर्स थोड़ा बड़ा है, सोर्स थोड़ा मोर ट्रस्टवर्दी है, राइट, ये मैंने देखा है. अगर मैंने सिर्फ सुना है या कोई ऐसा सोर्स है जो जनरली सही न्यूज नहीं देते हैं, तो फिर मुझे लगा नहीं नहीं सर, इट इज डिपेंडेंट ऑन द सोर्स, राइट. सो दिस इज नॉट राइट. For the skeptic, if we think of reality as independent of our perceptions, ideas or descriptions, okay, we should aim to know that reality independently too. ठीक है, see, we need to read these lines to understand this. देखो, something like things as they are in themselves, independent of a perception, idea and descriptions, right. So अगर आप ये लाइन पढ़ते हो तो ये लाइन इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट है, राइट, कि इफ वी थिंक ऑफ रियलिटी एज इंडिपेंडेंट ऑफ अ परसेप्शन, मतलब मुझे जो भी समझ आता है पर रियलिटी मुझे पता ही कुछ और है, और मेरा परसेप्शन इस चीज को लेके ये है, रियलिटी ये है, फॉर एग्जाम्पल, और फॉर राइट रियलिटी ये है, आइडियाज ये है, डिस्क्रिप्शंस ये है. नहीं, मेरे जो आइडिया है, मेरी किसी सिचुएशन का डिस्क्रिप्शन कि वाइल्ड एनिमल मतलब नेगेटिव, डेंजरस, तो वैसे नहीं होगा, इजंट इट. सो आई नीड टू सी रियलिटी इंडिपेंडेंट. तो ऐसा नहीं उससे मुझे फिर रियलिटी पता चलेगी, नहीं, उससे अगर मैं इससे हटा के देखूं तो फिर आई विल नो. सो ये थोड़ा सा ऑपोजिट, इट इज डिस्टॉर्टिंग दिस इंफॉर्मेशन, इट हैविंग अ करेक्ट मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी एंड नॉट इफ वी थिंक. तो ये बोले कि ऐसे ही सोचो, इस तरह से नहीं आएगी कोई चीज को मैं अपने आइडियाज, अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से समझूंगी. दिस इज ऑपोजिट देन व्हाट इज गिवन. द स्कैंडल ऑफ फिलोसफी इज दैट, स्कैंडल ऑफ मतलब पूरे स्कैंडल जो है कि आपको जो पता है वो आपको नहीं पता है, इस पूरी इसको हम स्कैंडल बोल रहे हैं, स्कैंडल ऑफ नॉलेज, इज दैट वी माइट नॉट नो एनीथिंग एट ऑल अबाउट रियलिटी, ट्रूथ, कि हमें शायद कुछ नहीं पता है अबाउट रियल ट्रूथ, रियल नॉलेज ऑफ समथिंग. If we think of reality as independent, yes, हमें नहीं पता है, right. If we think of reality as independent of perception, ideas and descriptions, तो ठीक है, फाइन है. The actions taken on the basis of presumed knowledge are rational. अगर आप presumed knowledge के basis पे कोई भी action ले रहे हो, clearly लिखा है first paragraph में, basis of the presumed knowledge, like सब plane से जाते हैं, हम भी चलते हैं, सब दवाई खाते हैं बीमार, हम भी खाते हैं, like that. तो it is irrational and justifiable. ये बोल रहा है कि rational है, तो exactly opposite, isn't it? Exactly opposite. First paragraph में लिखा है, so wrong. So option C is the correct answer. All right, question number 3. Again, we have to read a certain paragraph for this. According to the last paragraph, लिखा हुआ है last, we hold our beliefs and presumptive knowledges more or less confidently, usually depending on something. Something means we hold our beliefs, यहाँ पे लिखा हुआ है, depending on the sources we hear it from, we know it from. So ये जो lines है, ये most broadly क्या idea, क्या बात को capture कर रहे हैं. प्लीज सॉल्व कीजिए इन 2 minutes. सो हाउ, हमें कैसे मिला है वो नॉलेज, किससे, किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन ने बोला है सही होगा, पेरेंट्स ने बोला है तो सही होगा, एंड सेकेंडली हाउ ब्रॉडली, और कितने लोगों को ये इन्फॉर्मेशन सही लगती है, अगर सबको लगती है तो सही होगा, राइट. तो पहले हु सेड एंड हाउ मेनी पीपल बिलीव इन इट, राइट. सो हाउ वी कम टू होल्ड दैट, मुझे किससे पता चला, एंड हाउ वाइडली, कितने ज्यादा लोगों को ये पता है, इस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं वेदर आर नॉलेज और बिलीव्स आर राइट और नॉट. इज इट वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू से जब भी कोई क्वेश्चन होगा, दे आर क्वाइट इजी, वो 1 to 2 minutes में हो जाते हैं, दे आर वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स, राइट. ये आपको हमेशा सही करने हैं. Question number 4. The author discusses all of the following arguments in the passage except
What is author not discussed? अब ये एक्सेप्ट वाला ठीक है. We have solved 3 questions. We know what's written in every paragraph, so we can just quickly check for every option क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है. Skeptics believe, एक second. Skeptics believe that we can never fully know anything if by knowing we mean knowledge of a reality that is independent. Skeptics को लगता है कि हम कभी we can never know fully anything. ठीक है. If by knowing का मतलब है कि we mean knowledge of a reality that is independent of the perception, not knower. मुझे तो पता होना ही चाहिए ना 1% 2%, मेरे उससे इंडिपेंडेंट परसेप्शन, मेरा जो परसेप्शन है किसी चीज को लेके मैं उसे इंडिपेंडेंटली चीजें देखूंगी तब जाके समझ आएगा, लाइक दैट. सो ऑफ द परसेप्शन. The best way to deal with skepticism about the veracity of knowledge about हमें knowledge पर is to ignore it. See, it is not the best way. इट इज द मोस्ट कॉमन वे इज टू इग्नोर इट. मतलब कॉमनली लोग इग्नोर कर देते हैं. वो बेस्ट नहीं है कि भाई मुझे कुछ नहीं पता तो मैंने इग्नोर कर दिया कि हाँ ठीक है नहीं पता. दैट इज नॉट द कॉमन है कि सब लोग ऐसे ही करते हैं. इफ यू डोंट नो अबाउट समथिंग वी एक्सेप्ट कि ओके यार आई कांट नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग. Isn't it like that? So that's not the best way, but that's a common way. So this is distorting the information. So I think ये एक एक्सेप्ट पूछा है मतलब नॉट गिवन. सो आई थिंक ये करेक्ट आंसर हो सकता है. हम इसको भी रख लेते हैं. Philosophers maintain that scandal of philosophy should be concern to everyone. Of course, philosophers think that it should matter to everyone, right? First paragraph इधर देखो 6th 7th line में लिखा हुआ है. So ये तो true है. मुझे पूछा है नॉट गिवन, सो ये भी नहीं हो सकता. इफ वी कैनॉट डिस्टिंग्विश नॉलेज फ्रॉम ओपिनियन और delusion, we will not be able to justify it. We will have to distinguish and then only it is justifiable. Isn't it? First paragraph, last few lines. So clearly B is the correct answer. It's not the best way. It's the most common way. दोनों में फर्क है language में. राइट. ऑलराइट, सो वी हैव डन 2 फिलोसफी पैसेजेस स्टूडेंट्स. दोनों ही लाइक आपने देखा है कैट लेवल के पैसेजेस हैं. हमने इसमें क्या सीखा बिफोर वी स्टार्ट विद द लिटरेचर पैसेज? क्या सीखा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस, चलो नॉट एवरीथिंग बट मैक्सिमम क्वेश्चंस, भले ही पैसेज हार्ड है पर मैक्सिमम क्वेश्चंस के लिए मुझे एक सर्टेन पैराग्राफ ही रीड करने की जरूरत पड़ी. ये ज्यादातर आप किसी भी लास्ट 3 ईयर्स का आप क्वेश्चन पेपर देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन पेपर्स में फिलोसफी लिटरेचर में मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही. फिर अगर लेट्स से 4 में से मेरे 3 क्वेश्चन भी ऐसे हैं, एक आ गया इसके लिए मुझे पूरा पैसेज पढ़ना है लाइक दिस कि क्या मेंशन है क्या नहीं है. तो नाउ दैट आई हैव सम आइडिया ऑफ द पैसेज, मैं हर क्वेश्चन पे चेक कर सकती हूँ लोकेशन. अच्छा ये इधर लिखा हुआ है इधर लिखा हुआ है, अगर मैं इसको लास्ट में करूँ तो लाइक दैट. सो सिर्फ पैसेज की लैंग्वेज या लेंथ से डरना नहीं है. क्वेश्चन ऑप्शंस कितने क्लोज हैं या क्लोज नहीं है उससे बहुत फर्क पड़ता है. राइट. क्वेश्चन से भी, क्वेश्चन इज ऑल्सो 50%. अल्टीमेटली यू गेट a score in exam, good percentile in exam, not based on how much you've understood the passage, not how many questions you've attempted. It does not matter. But बेसिकली आपके कितने सही आंसर्स है, और सही आंसर्स के लिए क्वेश्चन सही होना, अच्छा होना जरूरी है. Isn't it? ठीक है. Okay, now we are starting with the literature passages. One of the PYQs, I'm not very sure if you have solved this. Maybe some of you and some of you have not. Okay, I'll give you some time to read this passage. आप read कीजिए and then we will solve it.
Okay, so in first line we are talking about vocabulary, some 7 parts of speech, and basically author is saying कि communication, I'm writing anything, I'm speaking, it must be organized by rules of grammar. Clear first line है कि upon which we agree as in हम सबके common rules. मैं बोलूँगी अरे ये grammar rule मुझे नहीं पता, मैं तो गलत English बोल रही हूँ, like मेरे लिए सही है मैं जो बोल रही हूँ नहीं, right? Basically common grammar rules के हिसाब से हमारा communication होना चाहिए. क्यों ऐसा? We need to speak correct English. Why so? When these rules break down, confusion and misunderstanding result, right? तो आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आएगा, मैं क्या बोल रही हूँ you will not understand. Miscommunication. So bad grammar produces bad sentences, right? That's clearly is saying. And then he's giving an example: as a mother of 5 with another one on the way, my ironing board is always up, right? अब इसमें अगर मैं कॉमास वगैरह चेंज करती हूँ सेंटेंस का मीनिंग डेफिनेटली चेंज हो सकता है, राइट? तो बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं. सो इज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. सो इज सेइंग कि एटलीस्ट हर सेंटेंस, अब मुझे ग्रामर पता है, ग्रामर कैसे हो, हाउ एग्जैक्टली शुड आई स्पीक करेक्ट इंग्लिश. सो इज सेइंग एटलीस्ट हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. प्रेडिकेट मतलब वर्ब, लाइक आई टीच, यू लिसन, you study, you subject, study action verb है, right? Like that. I teach, I sing. इतना तो हमें पता होना चाहिए what he says. So this strings of words begin with a capital, और हमें कैपिटल लेटर से सेंटेंस शुरू करना चाहिए, एंड में फुल स्टॉप रखना चाहिए. तो इतना हमें बेसिक ग्रामर पता होना चाहिए. दैट्स व्हाट ऑथर इज सेइंग. मस्ट यू राइट. अब वो क्या बोल रहे, क्या हर बार पूरा कंप्लीट प्रॉपर इंग्लिश, प्रॉपर कंप्लीट सेंटेंस लिखो एवरी टाइम? ही सेइंग नॉट. पहले थॉट जाने दो, इतना भी मत सोचो. No, like that. If your work consists only of fragments and floating clauses. फ्रैगमेंट्स एंड फ्लोटिंग क्लॉजेस का क्या मतलब होता है? शॉर्ट सेंटेंसेस. मतलब अगर मैं पूछूं वेयर आर द कीज, चाबी कहाँ रख दी आपने, सो यू विल से ऑन द टेबल. ऑन दिस, ऑन द टेबल कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं, बट आई अंडरस्टैंड. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मीनिंगफुल तो है ना, ठीक है. तो वो बोल रहा है कि ऐसा फ्रैगमेंट्स या फ्लोटिंग क्लॉजेस इन कंप्लीट सेंटेंस में लिखोगे तो ऐसा नहीं है ग्रामर पुलिस आपको उठा के ले जाएगी, है ना, गोइंग टू कम एंड टेक यू अवे. इवन विलियम स्ट्रंक, द मुजोलिनी ऑफ रिटोरिक, मतलब जो अच्छे अच्छे राइटर्स एंड पोएट्स वो भी हैं, वो भी बोलते हैं कि इस तरह से लैंग्वेज को थोड़ा सा डिलीशियस, थोड़ा फ्लेक्सिबल करना, थोड़ा तोड़ना मरोड़ना चाहिए. ऐसे नहीं कि वो परफेक्ट इंग्लिश रखनी चाहिए. लाइक आई कैन से फॉर एग्जांपल आपने कुछ ब्लू पहना है तो अब मैं बोलूंगी अरे यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल रादर देन ब्यूटीफुल. तो मैंने ठीक है कोई वर्ड नहीं होता बट बोल दिया, बोलूंगी यू आर माय बेस्टेस्ट फ्रेंड. अब बेस्टेस्ट कोई वर्ड नहीं है बट उससे मेरा इमोशन दिख रहा है कि यू आर माय बेस्टेस्ट फ्रेंड, यू नो, लाइक दैट. तो थोड़ा हम लैंग्वेज को डेफिनेटली ट्विस्ट कर सकते हैं. इट इज एन ओल्ड ऑब्जर्वेशन. ही राइट्स दैट्स द बेस्ट राइटर्स जो होते हैं वो रूल्स को थोड़ा डिसरिगार्ड करते ही करते हैं, तो जाने देते हैं. पर वो ये बोल रहे कि आप भी कर सकते हो जस्ट बिकॉज सम ग्रेट राइटर्स डू दैट, राइट. वो उस पर ये बोल रहे कि थोड़ा कंसिडर करो जब आप रूल्स को तोड़ते हो तो. अनलेस ही इज सर्टेन ऑफ डूइंग वेल, राइट. वो रूल्स तोड़ने के लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए, राइट. जस्ट बिकॉज यू स्पीक रॉन्ग इंग्लिश डज नॉट मीन इट्स ओके. समबडी हु स्पीक्स करेक्ट इंग्लिश ऑल द टाइम और फिर वो एक बार कोई ऐसा बोला कि यू आर माय बेस्टेस्ट फ्रेंड समथिंग, तो आपको समझ आएगा एक इमोशन दिखाने के लिए बता रहा है. पर हर दूसरा वर्ड गलत है, हर दूसरा सेंटेंस गलत है, तो किसी को कुछ समझ नहीं है कि ये पर्सन क्या बोलना चाहता है. सो ही इज सेइंग कि यू हैव टू हैव rudimentary grasp, basic understanding of grammar before you change the grammar or language or anything, you know, like that. आपको थोड़ा पता होना चाहिए. rudimentary means basic, right? How, क्योंकि अगर वो नहीं पता तो how will you know if you're doing ill or for that matter you're doing well? आपको कैसे पता आप अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो, बुरी इंग्लिश बोल रहे हो? The answer of course isn't that you can't, you won't. हम नहीं बता सकते. One who does grasp the rudiments of grammar finds a comforting simplicity at its heart, राइट. तो अगर ग्रामर पता है तो वाइल राइटिंग, वाइल स्पीकिंग, यू नॉट थिंकिंग अबाउट ग्रामर कि मैंने ग्रामेटिकली करेक्ट बोला ना, मैं हर एक सेंटेंस में फिर सोचूं हाँ ये करेक्ट, अभी नया सेंटेंस, यू विल नॉट थिंक. फिर आप अपना फ्लो में नेचुरल यू विल स्पीक, यू विल राइट एवरीथिंग लाइक दैट. सो ही इज सेइंग बेसिकली सेइंग कि ग्रामर कैसा होना चाहिए? टेक एनी नाउन, लाइक नाउन मैंने लिया आई, पुट इट विथ अ वर्ब. आई टीच, टीच वर्ब मतलब एक्शन, and you have a sentence I teach full stop. दो वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है. and it never fails. Rocks explode, Jane transmits, mountains float, you know, like that. So these are the perfect sentences. भले short है and they make like सही है, right? So even if the stranger ones like plums die fire and all these things, the simplicity of noun verb construction is useful. तो इतना simple हमें पहले पता होना चाहिए. and then strunk and white, caution. strunk and white मतलब again people have written many grammar books, English related सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, ऑल दोस थिंग्स. तो बोल रही पर ऐसा नहीं कि हर बार सिंपल सेंटेंस ही यूज करो. इन अ रो यू कांट यूज, राइट. आप कभी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स यूज करोगे, कभी सिंपल यूज करोगे. दैट मेक्स अ नेचुरल कम्युनिकेशन, नेचुरल लैंग्वेज. सो डोंट यूज कंटिन्यूअसली सिंपल सेंटेंस. दैट आई एक्सप्लेन, यू टेल,
अंडरस्टूड और नॉट, इफ नॉट राइट, राइट कॉमेंट। एक लेकिन आपको पता चलेगा अरे ये कौन पढ़ा रहा है वर्बल, यू नो लाइक व्हाट्स हैपनिंग। सो इतना भी सिंपल आप इन अ रो नहीं बोल सकते हो, बट सिंपल सेंटेंसेस प्रोवाइड अ पाथ यू कैन फॉलो। बट हाँ, सिंपल सेंटेंस आप धीरे धीरे ग्रामर सीख लो, तो यू स्टार्ट लाइक दैट। इफ यू डोंट नो ग्रामर, इफ यू कांट स्पीक इन इंग्लिश, दैट्स ओके, यू स्टार्ट लाइक दैट, सो नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। बट ऑफकोर्स इसके इतना नहीं है ग्रामर, ग्रामर इज मच मोर नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉसेज, मॉडिफाइंग फ्रेजेस, अपोजिटिव्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। एंड इफ यू आर गेटिंग फ्रीक्ड आउट, ओ माय गॉड इतना ज्यादा अभी सीखना पड़ेगा, तो अगेन इट्स ओके, जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ, rocks explode, Jane transmits, mountains float, plums die, I teach, you understand, tell me, write comment, you know। ठीक है, ऐसे करके शुरू करेंगे धीरे धीरे, राइट। जैसे भाई बच्चे चलते हैं, गिरते हैं, एंड देन वन डे आफ्टर फ्यू मंथ्स यू स्टार्ट रनिंग, तो वैसे ही योर ग्रामर, योर थॉट्स विल गेट अप ऑन देयर फीट एंड स्टार्ट वॉकिंग आफ्टर फ्यू टाइम्स। बट स्टार्ट सिंपली इफ इट इज गेटिंग डिफिकल्ट फॉर यू, बट स्टार्ट। ग्रामर सीखना जरूरी है, बेसिक से एडवांस लेवल कहीं जहां से भी आप करो, पर ग्रामर इज इंपॉर्टेंट, इज व्हाट ऑथर इज सेइंग इन द फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इन्फरिंग फ्रॉम द पैसेज द ऑथर कुड बी मोस्ट सपोर्टिव ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट। तो ऑथर किस चीज में, ऑथर क्लियर बोल रहा है भैया ग्रामर पहले सीखो, थोड़ा चेंज कर सकते हो सेंटेंस, यू कैन प्ले अराउंड, बट लर्न ग्रामर, लर्न टू स्पीक करेक्टली, कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, राइट। सो अब ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, inferring, so sorry, option A, the critique of standardized rules of punctuation capitalization। मतलब ऑथर के इस चीज को सपोर्ट करेगा कि भाई एक कोई इंसान हम पकड़ते हैं जो स्टैंडर्डाइज रूल ऑफ पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन, हर किसी ने बताया कि यहाँ कैपिटल में लिखो, क्यों नहीं लिखा, गलत है, पंक्चुएशन में लिखो, क्यों लिखा, फेल, है ना, लाइक एलिमिनेटेड। नहीं, ऐसा नहीं, वो बोल रहा थोड़ा चेंज कर सकते हो, ऐसी कोई नहीं कि आपको परफेक्ट ही लिखना है। इन दिस सेंटेंस इज सेइंग, थर्ड सेंटेंस ऐसा नहीं परफेक्ट, पर इम्परफेक्ट लिखने के लिए भी, बोलने के लिए भी यू हैव टू नो ग्रामर, गलती करने के लिए भी कि हम कहाँ पे क्या बोल रहे हैं। मैं बेस्ट को बेस्टेस्ट फ्रेंड क्यों बोल रही हूँ, मुझे पता है बेस्ट फ्रेंड होता है, मुझे पता है बेस्टेस्ट कोई वर्ड नहीं है, बट स्टूडेंट्स को ही पता है, मुझे पता है, यू नो लाइक दैट। तो मैं मिस्टेक कर सकती हूँ, बट मेरे ऑलरेडी इतने मिस्टेक्स हैं इन माई स्पीकिंग, I can't, right? I can't do that in that case. So, not really. Author will not want someone to be very hard or very strict on someone's English. A campaign demanding that a writer's creative license should allow the breaking. कि एक कैंपेन जिसमें एक राइटर का को अलाउ होना चाहिए ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बोल रहा है ग्रामर तो सीखनी चाहिए राइटर को भी, वरना आपको कैसे पता चलेगा इफ यू डूइंग इल, थर्ड और फॉर दैट मैटर यू डूइंग वेल। यू हैव टू लर्न द बेसिक्स ऑफ द ग्रामर, एटलीस्ट बेसिक ही लिखो, पर सही लिखो ग्रामर, सो इट्स नॉट लाइक इट शुड बी अलाउड। सो ये तो ऑपोजिट, ऑथर विल नेवर अलाउ ऑल दिस। Creative writing course that focuses on how to avoid the use of rhetoric. Rhetoric is very flowery language, very difficult language. Like a lot of times you hear people, हमें इतना समझ नहीं आता है क्या बोल रहे हैं, बट अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, लाइक शशि थरूर फॉर एग्जाम्पल, क्या वोकैबुलरी क्या चल रहा है, व्हाट इज ही सेइंग। सो rhetoric is generally flowery language, like very good words, good sentence structuring. Like people may not understand it completely for whatever reasons, but yeah, it sounds very good accent, good flow, fluency, everything. So he is again not talking about the rhetoric as such, right? The availability of language software that will standardize the rules of grammar as an help to, yes, क्योंकि ग्रामर तो जरूरी है, पर आपके थॉट्स भी जरूरी है, कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारी चीजें जाती है, isn't it? So at least ग्रामरली टाइप कोई सॉफ्टवेयर हो कि आपने अपना थॉट प्रोसेस लिखा, उसने करेक्ट, तो ग्रामर हर चीज में, कम्युनिकेशन में, राइटिंग में सही ग्रामर जरूरी है, पर ऐसा नहीं कि हर किसी को परफेक्ट ग्रामर आना चाहिए, बेसिक से भी आप स्टार्ट करो। तो इस चीज को ऑथर डेफिनेटली अप्रूव करेगा। हाँ यार, जिसको नहीं आती है, जिसका ग्रामर प्रॉब्लम है, लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें आती है, isn't it? So I can, so उसको ग्रामरली पकड़ा दो, लाइक इस सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम अ हिंदी राइटर, फेमस हिंदी राइटर, बट आई डोंट नो इंग्लिश, इट डजंट मीन आई कांट राइट वेल, isn't it? मेरी जो राइटिंग है बिल्कुल नंबर 1 लेवल पे हो हिंदी राइटिंग राइटर में, राइट, बिल्कुल प्रेमचंद लेवल समथिंग, बट देन इंग्लिश मुझे नहीं आती, डजंट मीन आई राइट वेरी बैड इन इंग्लिश। मैं हो सकता है इंग्लिश राइटर से बेटर लिखूं, इट्स जस्ट दैट माय ग्रामर इज नॉट दैट सॉर्टेड। सो अगर मुझे ग्रामरली मिल जाता है तो मैं वो थॉट प्रोसेस जो भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, आई राइट दैट, एंड ग्रामरली की मदद से विद द स्पेलिंग्स एंड ग्रामर इट विल बी टेकन केयर, एंड अगेन आई कैन मेक और पब्लिश अ ग्रेट बुक, isn't it? So grammar is definitely necessary, but your thought process, language और थोड़ा सब कुछ है, बेसिक ग्रामर एटलीस्ट स्टार्ट करो, पर थोड़ा ग्रामर इज नेसेसरी। सो डी, okay,
Question number 2. Take any noun, put it with any verb, and you have a sentence. Right? Noun plus verb is equals to sentence. All right. It never fails. Rocks explode, Jane transmits, mountains float. None of the following statements can be seen as similar except. So none negative. Which one is same as this sentence? ये हम बोल रहे हैं. For this you can read this first line of the last paragraph. ये कहाँ पे टेक ए प्लस बी उससे सी बन जाएगा. बताओ. This is parallel reasoning application. You can call it. You can call it application based question. So take any vegetable plus spices. क्या बनेगी उसे? सब्जी. You will get a dish out of it. है ना? ठीक है. A collection of people. एक चीज A plus B with the same sports equipment. क्या आपके पास भी हॉकी स्टिक है, मेरे पास भी हो, तो उसे टीम बन जाएगी. No. 1 plus 1 is equal to not 2. A plus दो अलग चीजें. Right? हम दोनों ऐसा नहीं. A group of nouns arranged in a row becomes a sentence, not a group. 1 plus 1. एक noun, एक verb, sentence बन गया. Like that. Group of nouns, group of people. Take an apple tree, plant it. Do what? Mix. ट्री के साथ मिक्स क्या करो? नॉट प्लांट इट इन अ फील्ड एंड यू विल हैव ना ऑर्चर्ड. एक एप्पल, एक और आपको छोटा सा एप्पल का प्लांट मिल जाएगा. Not. The second, plant it in a field is a problematic here. So we'll choose option D, is closest to the given sentences or given point. ठीक है. Question number 3. All of the following statements can be inferred from the passage except that. So what is not given? यही पूछ रहे हैं. देखिए अभी आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. वी हैव रेड द पैसेज टुगेदर इन एट लेंथ, काफी डिटेल में डिस्कस किया है. सो ये ट्राई कीजिए इन 2 मिनट्स. So most of the answers are in this location. Subject predicate is same as noun verb. Yes. If subject को हम noun बोल रहे हैं, predicate को verb बोल रहे हैं, तो yes, isn't it? तो ये तो true है. True. Option B. Grammar police is a metaphor for critics. Yes. तो हमें लगे grammar police aren't going to come and take you. लोग critics, सब जो लोग grammar बहुत follow करते हैं, grammar Nazis we call them. ऐसा नहीं कि वो आपको कुछ बोलेंगे, आप बोलेंगे तो भी ठीक है, बोलने दो. Like that. So ऐसा नहीं, कोई problem नहीं है, but you can use simple words and you can play with the language. Sentences do not always have to be complete. He's saying in the must you write complete sentences each time, every time? पहले जो था, जाने दो, इतना भी seriously मत करो. Like that. So not really. Right? You can speak casually. Okay को के बोल सकते हो. Right? समझ आ रहा है, पर वो के भी तब बोलो जब मुझे भी इंग्लिश आती है. मैंने पूछा कि आप प्लीज टुडे प्लीज फिनिश द असाइनमेंट एंड इन व्हाट्सएप में स्टूडेंट्स को बोलूंगा. एक स्टूडेंट लाइक के. अब मुझे ही नहीं पता के का मतलब, तो उस के का क्या पॉइंट है, बट इफ आई अंडरस्टैंड देन इट्स ओके. The primary purpose of the grammar is to make the sentence simple. रखने के लिए simple बोल रहे कि नहीं पता है grammar तो start simply with verb लो, noun लो, simple sentence से start करोगे. इतनी सारी grammar आपको डरा रही है, positives, restrictives, compound complex freaking you out, then again don't just remind yourself of simple. So simple से आप start करते हो, पर grammar का point simple sentence नहीं होता. grammar का point होता है कि आप best से best communication रखो in your writing, in your speaking, in everything, like that. और सही चीजें बोलो, कोई miscommunication, misinterpretation का सवाल ना हो. So not really. So A is false and that's what we are asked. So that's the correct answer. Which one of the following quotes best captures the main concern of the passage? Main concern क्या है कि भाई bad grammar या wrong grammar मत यूज करो. या तो अच्छी grammar हो या basic grammar आपको पता हो, पर no grammar या wrong grammar is not done. Like that.
बेस्ट अच्छे से ग्रामर पता है, वेरी गुड, नहीं पता तो बेसिक सिंपल सेंटेंस से आप स्टार्ट कीजिए, राइट, नो प्रॉब्लम विद दैट। सो विच सेंटेंस कवर्स दिस आइडिया? सो स्ट्रंक एंड वाइट डेफिनेटली बोल रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस बहुत सारे यूज मत करो, पर ऑथर बोला नहीं नहीं, if it is freaking you out then use simple sentence। according to Strunk and White who are the experts in English, वो बोल रहे इतना सिंपल इंग्लिश मत यूज, पर ऑथर बोला नहीं है डर लग रहा है इंग्लिश तो सिंपल बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। सो ऑथर का ये मेन पॉइंट नहीं है, ये पैसेज का मेन पॉइंट नहीं है। पैसेज क्या बोल रहा है? बैड ग्रामर प्रोड्यूसेस बैड, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा ग्रामर सीखो इज व्हाट ही से, isn't it? थोड़ा ग्रामर होना चाहिए, अच्छा तो वेरी गुड, बेसिक इज ऑल्सो फाइन, बट नो ग्रामर और रॉन्ग ग्रामर इज नॉट डन, राइट, दैट्स नॉट, अदरवाइज हाउ विल यू नो इफ यू आर डूइंग वेल, हाउ विल यू नो इफ यू आर डूइंग बैड, फॉर दैट मैटर यू विल नॉट नो, आपको पता ही नहीं चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों क्या बोल रही हूँ, क्यों क्या सामने वाले को समझ आ रहा है, नथिंग लाइक दैट। ओके, ऑलराइट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट वी डोंट हैव टू बी स्कैर्ड ऑफ कि अरे हिस्ट्री का पैसेज है, ये फिलोसफी है, ये हार्ड है। ऑफ कोर्स वी ऑल ऑफ अस लाइक यू नो हैव चैलेंजेस विद वन और दी अदर जॉनर्स, किसी को लिटरेचर से फिलोसफी से प्रॉब्लम है, किसी को साइंस पैसेजेस से प्रॉब्लम है, किसी को इकोनॉमिक्स पैसेज से प्रॉब्लम है, एंड ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई वी आर प्रैक्टिसिंग। बट इसमें पूरी क्लास में अभी तक यही समझने वाली बात थी कि अल्टीमेटली सिर्फ पैसेज से डिसाइड नहीं होता है कि वेदर यू विल गेट करेक्ट आंसर्स, स्कोर्स एंड देन परसेंटाइज आफ्टर दैट बेस्ड ऑन दैट। क्वेश्चंस और ऑप्शंस कितने क्लोज हैं कितने क्लोज नहीं है उस पर भी डिपेंड करता है। एंड देन अगर आप एक तरीके से समझो, इजंट इट, मुझे पैसेज 50% भी समझ आया बट आई कैन लोकेट क्विकली द आंसर, ठीक है मुझे यहाँ जाना है, ऑप्शंस ये चार चेक करने के लिए डिफरेंट, of course it some questions will take more time, मैं वो कर सकती हूँ थोड़ा patiently, I can remember the difference between options। तो process of elimination, understanding the question and locating the correct location for that like you know question is much more important than the language of passage itself। language of passage को बहुत ही undue limelight मिल रही है, like I feel from CAT students कि भाई ये passage ठीक है, of course language hard है, पर मुझे 50% passage भी समझ आया है, पर मेरे में ये 3 skills है स्टूडेंट्स कि मैंने question पढ़ के मुझे पता चला कि अच्छा मुझे अभी ये पैराग्राफ पढ़ना है, या ऑप्शंस मेरे को देख के पता कि अच्छा मैक्सिमम ऑप्शंस ये 3-4 लाइन से उठाए गए पूछे गए हैं। तो लोकेशन, लोकेटिंग, सेकेंडली अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन करेक्टली एंड प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, ऑप्शंस के बीच में जल्दी जल्दी जो टोटली रॉन्ग ऑप्शन, एटलीस्ट 2 ऑप्शन वो जल्दी हटा देने की एबिलिटी, स्किल, दीज 3 थिंग्स आर मच मच मोर इम्पोर्टेंट दैन द पैसेज इटसेल्फ। उसके बाद 4th प्रॉब्लम इज डेफिनेटली द पैसेज, इट्स लेंथ, इट्स लैंग्वेज, वोकैबुलरी, डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द स्किल यू नीड टू डेवलप। पर ये अगर आपकी ठीक ठाक भी है तो इट्स ओके, अगर आपको आपकी बाकी चीजें ठीक है तो, isn't it? अभी हमने सारे कैट लेवल कैट की PYQs ही किए हैं, तो ये तो हमारे किस तरह से हमने किए, isn't it? एक तरीके से हमने किए, तो यू हैव टू फोकस ऑन राइट थिंग्स, तभी वहाँ इंप्रूवमेंट होगा। अभी हर कोई पैसेज में ही उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में अपना इंप्रूवमेंट या अपनी मेहनत कर रहा है, तो उसका कितना इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि जो राइट चीज है वहां तो आप अपने स्किल्स इंप्रूव कर ही नहीं रहे हो, isn't it? So that, ठीक है। Now let's solve next question. Which one of the following statements, if false, could be seen as supporting the argument in the passage? If false मतलब it has to be opposite of the given information, जो भी पैसेज में लिखा है उसका opposite लिखा होना चाहिए और फिर वो सपोर्ट करे, like that। अगर डायरेक्टली लिखा हुआ है तो आप मत उसको चूज करो। फॉर एग्जाम्पल, perish the thought that complete sentence necessarily need nouns and verbs, फॉर एग्जाम्पल। या हाँ, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट राइटर्स समटाइम्स डिसरिगार्ड द रूल्स ऑफ रिटोरिक, तो यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है, सी इन द सेकेंड पैराग्राफ आई गेस, हाँ, द बेस्ट राइटर समटाइम्स डिसरिगार्ड द, तो ये तो एग्जैक्टली गिवन है ना, तो ये ऑपोजिट कैसे हुआ, ये फॉल्स कैसे हुआ, इट्स ट्रू ओनली, तो ये मेरा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर हेल्प्स अ राइटर डिसाइड इफ शी और ही इज राइटिंग वेल और नॉट, उससे पता आप सही लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो। सो इफ यू डूइंग इल और यू डूइंग वेल, राइट, तो ये भी ट्रू है, इट्स गिवन इन 3rd पैराग्राफ, सो ये भी नहीं हो सकता। सो यू हैव टू चूज फ्रॉम बी और सी, विच वन, इफ ऑपोजिट
ऑल्सो सपोर्ट्स, लाइक इफ यू रीडिंग ऑप्शन सी, आपको लगा वुमेन राइटर्स के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है, तो ये ऑपोजिट या इरेलीवेंट हो, बट इज इट सपोर्टिंग एनीथिंग? नो. Option B, perish the thought that complete sentences necessarily need nouns and verbs. No, complete sentence do need nouns and verbs. ये clearly लिखा है in the first paragraph as well, last sentence में भी लिखा है कि हाँ, since a sentence, एक पूरा जो sentence होता है, it contains subject and verb, right, like that. Last में लिखा है you have a sentence, हमेशा नाउन और वर्ब उसमें होगा, तो उसको पेरिश नहीं करना, वो तो है ही. हाँ, पर क्या आपको हर बार लिखने की जरूरत है? वो जरूरत नहीं. कंप्लीट सेंटेंस नीड्स इट, बट हर बार आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं. दैट्स ओके, यू कैन से इन शॉर्ट ऑल्सो समटाइम्स. तो ये चीज एग्जैक्टली लिखी भी नहीं, ऑपोजिट है पैसेज के, एंड ये अगर फॉल्स है तो ये सपोर्ट भी करेगी. इजंट इट? ऑप्शन बी. सो आपको रेलिवेंट भी देखना है, जो इसके बारे में नहीं है वो इररेलेवेंट. इट्स नॉट इवन ऑपोजिट ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन. ऑप्शन सी इज टोटली इररेलेवेंट. इजंट इट? Yeah. All right, students. Now I'll give you an assignment, as I mostly give in most of my classes. आप यहाँ पे pause कर सकते हो, screenshot ले सकते हो. So this is your question number 1. Quite a lengthy passage, I must say. Question number 2. Question number, मैं थोड़ा सा हट जाती हूँ just in case अगर ये कुछ कट हो रहा है. Question number 3. Question number 4. राइट, आप इसके आंसर्स बताइए इन डिस्क्रिप्शन. इट्स आंसर्स विल बी अपडेटेड इन द, आप सॉरी अपना आंसर बताइए इन चैट बॉक्स. इट्स आंसर्स विल बी अपडेटेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स in like 5 to 6 hours after you watch the class. And yeah, right, बाद में आप आंसर्स चेक कर लेना. And then thank you so much everyone. You have to have your reason why something is wrong, why something is right. Please understand your preparation because few days are remaining. That you have seen, I have seen कि जरूरी नहीं कि हम जितने ज्यादा क्वेश्चन करें, जितने ज्यादा मेहनत करें, उतना अपने चांसेस हैं हाई मार्क्स आने की. Of course hard work is important, but क्वालिटी वर्क, राइट. अब आई वुड से क्वांटिटी के साथ क्वालिटी ऑफ वर्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. हम देखते हैं कई बार सिर्फ 500 क्वेश्चन सॉल्व करके लास्ट 1 मंथ में स्टूडेंट्स के काफी अच्छे परसेंटाइल आते हैं. कुछ लोगों ने 1000 के होते हैं तब भी उतने नहीं आते हैं. वो क्या डिफरेंस होता है कि जो 500 करे वो अपना एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करे, क्यों गलत है, क्यों सही है, तो उनकी वो एरर्स धीरे धीरे कम होती, धीरे क्या फास्ट कम हो रही है. और जो 1000-1500 करे वो बस हार्ड वर्क करना आता है. एनालिसिस स्मार्ट वर्क या क्वालिटी वर्क नहीं करना है कि भाई एक गलती पता ही नहीं चल रही है, बस सॉल्व की मेहनत करेंगे तो हो जाएगा. ऐसे नहीं होता. यू हैव टू कीप एनालाइजिंग थिंग्स, देन ओनली यू स्टे ऑन द राइट ट्रैक. वरना यहाँ पे भी मैं चल रही हूँ, इस ट्रैक पे भी, उस ट्रैक पे भी, तो पहुंचना क्या है, गोल क्या है, वो पता ही चलेगा, राइट. सो इतना आपको आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप हार्डवर्क के नाम पे, मेहनत के नाम पे आप बस बिना सोचे समझे मेहनत कर रहे हो. थोड़े कम क्वेश्चन सॉल्व करोगे चलेगा, 4 की जगह 2 पैसेज करोगे चलेगा. बिकॉज एवरी वर्बल फैकल्टी विल रिकमेंड यू डिफरेंट थिंग्स कि आपको भी 4 पैसेज करना चाहिए, आपको 2 करना चाहिए, आपको 1 करना चाहिए. वो आई थिंक डिपेंडिंग ऑन आपका क्या शेड्यूल है. आप आज वर्बल, आप साथ में क्वांट कर रहे हो, डीएलआर कर रहे हो, आपका मे बी वर्बल ठीक ठाक है बट डीएलआर इज वेरी वीक. सो योर प्रायोरिटीज, बट आई जस्ट सजेस्ट कि वट एवर यू आर डूइंग स्पेशली इन वर्बल सेक्शन, जस्ट एनालाइज एज मच एज यू कैन. इफ यू जस्ट सॉल्विंग 1 पैसेज अ डे दैट्स ओके. अगर आपने सब कुछ एनालाइज किया, अभी क्या मिस्टेक्स हो, फिर उस पर 2 दिन तैयारी की, ठीक है मैंने पैसेज किया, मुझे तो यार लैंग्वेज समझ नहीं आती, मुझे तो वोकैबुलरी सब, तो थोड़ा वोकैबुलरी भी साथ में वर्क करो. रादर देन सॉल्विंग 2 more पैसेजेस अगेन टुमारो एंड फॉरगेटिंग कि आज क्या मिस्टेक थी वो कल भी रिपीट हुई, परसों भी. डोंट डू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज उससे फिर आपका इतना फास्ट इंप्रूवमेंट नहीं होगा. ठीक है. So thank you so much everyone. See you tomorrow at the same time. Thank you for joining. And yeah, we are going to conduct an ask me anything session. I'm sure अभी हम इतने सारे सेशंस करें, आपके बहुत सारे जनरल डाउट्स भी होंगे apart from verbal about exam anxieties must be there because we have few days. So हम weekend पे रखने वाले हैं. Just let me know your questions already in the comments. तो जो most common questions होंगे that I'll take up, उनको मैं पहले आंसर करूंगी. उस टाइम पे लाइव में भी जो होंगे I'll take up. But again पहले जो common question अगर आप लिख दोगे तो it will be easier for me to prepare that ask me anything live session for you. Yeah. So thank you everyone. Have a nice day. See you tomorrow.